माँ, आज भी उसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं थक गई हूँ, अब नहीं सह सकती। मेरी हर छोटी बड़ी गलती पर ये पूरा परिवार के सामने बेइज्जती करने लगते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत ही नहीं। वो रो पड़ी, बोलते बोलते। रो मत बेटा, तू घर चली याद बहुत देखे हैं ऐसे। तू पढ़ी लिखी है, किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन में ही इन लोगों की अकल ठिकाने लग जाएगी। देखना फिर। और अगर न भी लगी तो तलाक का रास्ता तो खुला है, बहुत सह लिया तूने, अब नहीं। माँ उसे दिलासा दे रही थी। वो हिचकियाँ लेकर रोती रही और फिर अपना सामान समेटने लगी। विजय उसे सामान पैक करते हुए देख कर बोला, कहाँ की तैयारी है? आपसे मतलब आपने मुझे कभी बताया कि आप कब और कहाँ जाते हैं? अपनी फैमिली के सामने मुझे बेइज्जत करते समय सोचते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। बस करो, बहुत हो चुका। अब मैं एक पल के लिए यहाँ नहीं रहूंगी। वो हमारा परिवार है नीलम। और तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए डांट रहा था। तुमने बाबूजी से बहस न की होती तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तुम मुझे उकसा रही थी। वो बहुत देर तक उसे मनाने की कोशिश में लगा रहा, पर नीलम तो जैसे कसम खाकर बैठी थी। अब कब वो ऑटो लिया और कब बाहर निकली और कब ट्रेन में बैठी बैठी उसे कुछ होश ही नहीं था। बस इतना याद था कि विजय बहुत देर तक उसे खड़ा देखता रहा जाते हुए। गुस्से ने उसके सोचने समझने की शक्ति जैसे छीन सी ली थी। माँ के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तू चली आ, बहुत सह ली चुकी। विजय से उसकी शादी हुए 2 साल हो चुके थे। विजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। नीलम अपने घर में 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और बेहद लाडली थी। शुरू शुरू में ससुराल में सब ने उसे हाथों पर रखा, पर वो तो केवल विजय को ही अपना मानती थी। बाकी लोगों से उसे कोई मतलब नहीं था। विजय उसे जितना समझाता वो उतना ही उल्टा करती और दो की चार लगाकर अपनी माँ को फोन पर बताती थी। उसे मुंह तोड़ जवाब देने की सलाह देती थी, जिसका असर ये हुआ कि नीलम अपने को कभी जोड़ ही नहीं पाई। उसे सब दुश्मन से लगते थे। धीरे धीरे सास ससुर ने तो जैसे चुप्पी साध ली थी। वो कोशिश करते कि नीलम से कम बात करे। आज भी वो कहीं जा रही थी। बाबूजी ने अकेले जाने से मना किया। बेटा, तुम इस इलाके से परिचित नहीं हो। एक बार विजय आ जाए फिर चली जाना। बस फिर क्या था? उसके मुंह में जो आया बोलती गई। आप मुझे जाने से मना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैं कुछ गलत काम करने जा रही हूँ? कोई दूध पीती बच्ची हूँ कि अब हर जगह मैं विजय का हाथ पकड़कर चलूंगी? आप मेरे व्यक्तिगत जीवन में मत घुसिए। विजय से भी उसने दो की चार लगाई, पर वो उसकी रोज की हरकतों से वाकिफ था। तो उसने बाबूजी से बदतमीजी से पेश आने को बोला। ये बात उसे नागवार गुजरी। वो भड़क उठी। इस पर विजय का हाथ उठ गया। उसे लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी और घर छोड़ दिया। माँ पापा का प्यार और भाभी भाभीियों का मनोहार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया था। अब वो खुश थी कि अपने ससुराल से पीछा छूटा। ट्रेन तेजी से दौड़ी जा रही थी और उसके और विजय के बीच की दूरियों को भी बढ़ा रही थी। 2-3 बार विजय की कॉल को उसने रिजेक्ट कर दिया, पर माँ उन्होंने उसे कॉल क्यों नहीं की, जबकि वो तो लाडली है कि वो आ रही है। गुस्सा शांत होने पर भी उसे अब विजय की याद भी आने लगी थी, पर वो नहीं जाएगी वापस। देखते ही देखते वो अपने मायके की जमीन पर थे, जहाँ उसे लेने कोई नहीं आया था, जो उसके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। स्टेशन से घर तक जाने के लिए उसने ऑटो लिया। बीच में बड़ी हवेली के पास से गुजरते समय उसे बड़ी माँ की याद आ गई। आज शायद कुछ है हवेली में, बड़ी रौनक दिख रही है। घर जाकर माँ से पूछूंगी। घर के दरवाजे बंद थे। नीलम का दिल तेजी से धड़क गया। किसी अनहोनी की आशंका से घिरी हुई वो अंदर घर के अंदर दाखिल हुई। पहले जब भी आती थी, तीनों भाइयों में से कोई न कोई भाई उसे रेलवे स्टेशन लेने जाता था। आज क्या बात है? घर के दरवाजे बंद थे। नीलम का दिल तेजी से धड़क गया।
किसी अनहोनी की आशंका से गिरी हुई वो घर के अंदर दाखिल हुई। पहले जब भी आती थी तीनों भाइयों में से कोई न कोई उसे लेने जरूर स्टेशन जाता था। आज क्या बात है, अंदर का माहौल भी खिंचा खिंचा सा था। दोनों छोटी भाभीियों ने उसे देखकर फीकी सी मुस्कान फेंकी और अपने कमरे की तरफ चली गई। बड़ी भाभी ने उसके हाथ से बैग लिया और बैठने को बोला। भाभी क्या बात है, क्या हुआ सबको? पहले तो घर के आंगन से आप तीनों की हंसी की आवाज गूंजा करती थी और आज दोनों भाभियां मुझे देखकर भी मिलने नहीं आई। यहाँ तक कि मुझे लेने भी कोई नहीं आया। कुछ नहीं नीलू, तू अभी थक कर आई है। जब मम्मी पापा तेरा इंतजार कर रही हैं, बाद में बातें होती रहेंगी। बड़ी भाभी उससे उम्र में बड़ी थी, वो उन्हें माँ की तरह प्यार करती थी और उनके स्वभाव से परिचित थी कि कोई भी ऐसी बात को कड़वी हो उसे भाभी भाभी उसे नहीं बताएगी। थोड़ी देर में ही वो समझ गई कि रिश्तों में दरार आ चुकी है। इस बात का सबूत आंगन में दो किचन बता रहे थे। यही वो बात थी जो शायद बड़ी भाभी उसे अपने मुंह से बताना नहीं चाह रही थी। वो अपना बैग लेकर माँ के कमरे की तरफ चल दी, पर तभी एक और झटका लगा। भाभी ने उसे छत पे बने कमरे की ओर इशारा करके वहां जाने को बोला। पर भाभी माँ, हाँ तो नहीं नीलू, अब माँ पापा मेरे साथ रहते हैं ऊपर। तू चल, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ढेर सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। इतना सब हो गया और माँ ने मुझे बताया भी नहीं। एक मैं हूँ जो सारी बात बताती हूँ उनको। अभी जाकर माँ से पूछती हूँ। ऊपर पहुंचकर वो माँ के गले लग गई। इतना सब कहना था, पूछना था, पर कुछ बोलती से पहले ही माँ ने चुप रहने का इशारा किया। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, अभी अभी सोए हैं। हम बाद में बातें करेंगे। अब तो तुम्हें यहीं रहना है ना, तो आराम से सारी बातें करेंगे। मन की बात मन में ही रह गई। उसके लिए भाभी ने उसकी भतीजी के कमरे में बिस्तर लगा दिए। दिन भर की थकान और तनाव के कारण अब उसे कब नींद ने घेर लिया पता ही नहीं चला। दूसरे दिन नीचे से आई तेज आवाज ने उसकी नींद तोड़ी। मंझले भैया जोर जोर से चिल्लाकर छोटे को अपनी तरफ से गाड़ी हटाने को बोल रहे थे। छोटे भैया कुछ बोलते इससे पहले ही छोटी भाभी ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वो आवाज सी खड़ी हुई देखती रही। ये लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं? रिश्तों की कोई मर्यादा होती है कि नहीं? बड़े जेठ हैं, वो हिम्मत कैसे हो गई? छोटी भाभी से अभी जाकर बात करती हूँ। वो नीचे को चल दी, पर माँ ने उसे बीच में रोक दिया। नीलम, ये उनका मसला है, तुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। पर माँ, मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? अच्छा। माँ ने उसे देखा और उनकी अंतर्बेरी नजरों से पानी पानी सी होकर वापस कमरे में चली गई। कहने को आज पहला ही दिन था इसका घर में जहाँ उसने जन्म लिया था, जहाँ उसके मम्मी पापा थे। पर पता नहीं क्यों सबकी नजरों में एक खालीपन सा था। उसका कमरा भी अब दूसरे भाई के हिस्से में चला गया था और वो एक अनछेपित मेहमान की तरह अपनी भतीजी के कमरे में अपने बैग को एक जगह देने की कोशिश में लगी हुई थी। पापा से कोई भी तनाव वाली बात न करे, ये हिदायत माँ और भाभी दोनों दोनों सुबह से 2 बार दे चुके थे। कहाँ तो उसने सोचा था कि वो पहुंचेगी तो तीनों भाई उसे सर आंखों पर ले लेंगे, और कहाँ ये सब देखने को मिल रहा है। बड़े भैया ने भी संक्षिप्त सी बातों की जैसी मानो उसे किसी को पड़ी ही नहीं है उसकी, और न ही उसकी परेशानियों की। उसका सारा सोचा हुआ पानी में मिल गया। सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। माँ से कितनी सारी बातें करनी थी, पर वो भी मानो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। अब उसे रह रहकर अपने घर और विजय की याद आने लगी। माँ, ये हवेली क्यों सज रही है? कल रास्ते में देखा। और बड़ी माँ कैसी है? महेश के बेटे की शादी है, उसी की तैयारी हो रही है। कल चलना है सबको। मैं तो शायद नहीं जा पाऊंगी, तेरे पापा की हालत ठीक नहीं है, पर तुम और भव्य चले जाना।
बड़ी माँ भी अब अपने दिन गिन रही है। कल जाओगी तो मिल लेना, पता नहीं कितने दिन की मेहमान है। अब माँ ने लंबी सांस लेकर कहा। नीलम बचपन से हॉस्टल में पढ़ी थी, पर जब भी गर्मियों की छुट्टियों में घर आती तो बड़ी हवेली जरूर जाती। ठाकुर चाचा और उसके पिता बचपन के दोस्त थे। बड़ी अम्मा ठाकुर चाचा की बहन थी, जो पति से अलग होकर हवेली में रहती थी। निसंतान बड़ी अम्मा की पूरी दुनिया उनके भाई भतीजे ही थे। बड़ी अम्मा से नीलम को भी लगाव था। उनसे मिलने की इच्छा के लिए वो हवेली में जाने की सोचने लगती है। दूसरे दूसरे दिन सभी अपने काम में व्यस्त थे। तभी वो माँ के पास गई। माँ, आप सभी बिजी हैं और शादी तो शाम को है ना। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए बड़ी हवेली हो आऊँ। शाम को फिर बड़ी अम्मा के पास बैठने का समय मिले या ना मिले। ठीक है बेटा, हो आओ। उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। माँ से स्वीकृति लेकर हवेली पहुंचती है, जहाँ शाम की तैयारी में सभी लगे हुए हैं। ठाकुर चाचा और बाकी लोगों से मिलकर वो बड़ी अम्मा का हाल पूछने उनके कमरे की तरफ चल देती है। बचपन से इस जगह आती है तो हवेली के चप्पे से वाकिफ है। बड़ी अम्मा के कमरे में बड़ा सा ताला देखकर वो चौंक जाती है। कहीं पर माँ ने तो बोला था कि फिर बड़ी अम्मा कहाँ चली गई। तभी एक नौकर उसे आता हुआ दिखा। उसने रोक कर बड़ी अम्मा के बारे में पूछा तो वह सकपका गई। फिर उसे ले जाकर पीछे नौकरों की तरफ वाले हिस्से में एक छोटे से कमरे में छोड़कर चला गया। बड़ी अम्मा यहाँ इस हाल में, वो रो पड़ी। टूटी सी चारपाई पर बेहद कमजोर काया पड़ी हुई थी। क्या स्थिति हो गई है इनकी। उसने अपने बचपन में इस हवेली में उसका रुतबा देखा और आज वो नौकरों के कमरे में। तभी उनकी खांसी से वो जैसे वर्तमान में आई। मैं पानी देती हूँ कहकर वो कमरे में पानी ढूंढने लगी। चारपाई के पास एक पुरानी सी सुराही के ऊपर गिलास ढका हुआ था। नीलम ने जल्दी से पानी दिया और थोड़े से सहारे से उठी और पानी पीकर फिर निडाल हो गई। कौन है? अपनी बूढ़ी आंखों को नीलम के चेहरे पर केंद्रित करते हुए बोली। अम्मा, अम्मा, मैं नीलू। नीलू बिटिया, तू? हाँ माँ, पर आपकी ये हालत और आप यहाँ कैसे? मैं अभी ठाकुर चाचा से बात करती हूँ। रुक नीलू, किसी से कुछ बात मत कर। मुझे मेरे कर्मों का फल भुगतना है। अच्छा है, यही भुगत जाऊं। ऐसा क्या किया है बेटा? अपने जीते जी अपने पति का घर छोड़कर पाप किया है, वो भी केवल अभिमान के कारण। नीलम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बड़ी अम्मा ने फिर से बोलना शुरू किया। नीलम, मैं अपने पिता की बेहद लाडली थी। जिस समय लोग अपनी बेटियों को स्कूल में भी नहीं भेजते थे, उस समय मेरे पिता ने मुझे हॉस्टल में रख कर पढ़ाया। घुड़सवारी और निशानेबाजी सिखाई और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी मुझे सब सिखाया गया। बस शादी के समय के बाद पति के घर में कैसे रहना ये नहीं सिखाया गया। मैं बहुत जिद्दी और घमंडी हो गई थी। मेरे पिता ने मेरी शादी में दिल खोलकर खर्चा किया, जरूरत की सारी चीजें दी, बस मुझे संस्कार देना भूल गए। एक दिन मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे से मेरी दीवार घड़ी, जो मेरे पिता ने विलायत से मंगवा कर दी थी, उठवा कर बैठक में टंगवा दी। बस फिर क्या था, मैंने आव न देखा ताव ये भी नहीं सोचा कि उस समय वहाँ कितने लोग मौजूद थे। बाहर जाकर अपनी घड़ी उतार लाई और उनको सबके सामने भिखारी बोला। मेरे पति ने उनसे माफी मांगने को बोला, पर मैं अपने अभिमान में चूर थी। बहुत घमंड था अपने पिता की दौलत पर। झुकने से अच्छा उस घर को छोड़ना ज्यादा सही लगा। यहाँ चली आई हमेशा को। पहले तो एक दो बार उन लोगों के संदेश भी आए, फिर बाद में वो भी आना बंद हो गए। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आज आज अपने घर में होती तो नाती पोते वाली होती। मेरी भी इज्जत होती। जब तक मेरे पिता और भाइयों का चला
मेरी भी हवेली में चली। अब भतीजों का राज है। आजकल कोई अपने माँ बाप को न पूछे मैं क्या चीज हूँ। जब से बीमार हुई हूँ यहाँ डाल दिया। कहते हैं बीमारी फैलाएगी। बड़ी अम्मा फिर से खांसने लगी थी। नीलम सन्न रह गई थी। क्या बोलती। वापस घर आ गई। शाम को बेमन से शादी में शामिल हुई। अब मन कहीं ही और था। रात में कब सोई पता ही नहीं चला। वो शीशे के सामने खड़ी थी। एकदम से बूढ़ी हो गई। सफेद बाल, झुकी हुई कमर। ये जगह कौन सी है? स्टोर रूम या तो कबाड़ रखते हैं। वो यहाँ क्यों है? तेज खांसी आ रही है। पानी पानी। पसीने में लथपथ उसकी नींद खुली। क्या हुआ नीलू? कोई बुरा सपना देखा है क्या? माँ उसे पानी देकर पूछती है। ओह नहीं, वो अभी पसीने में थी। अच्छा सुन, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर अपने स्टोर वाले कमरे में सामान रख ले। वो क्या है ना, अब तुम्हें यहीं रहना है तो अलग कमरा तो चाहिए ना। तो मैंने स्टोर की सफाई करा दी है। आज से तू वहीं रहेगी। वो चौंक जाती है। कहाँ अजय और उसका एसी बेडरूम और कहाँ स्टोर रूम। उसे अपना सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। वो फिर से पसीने में नहा जाती है। माँ से ये उम्मीद भी नहीं थी। माँ से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी उसे। रोना आ जाता है अब उसे। अपनी सारी गलतियाँ, जिद, ये सब याद आने लगती है। उस दिन भी तो बाबूजी उससे और विजय के बीच बीच बचाव ही कर रहे थे। जब वो उन्हें मारने झपटी थी। अगर विजय बीच में ना आते तो उसका हाथ उठ चुका था। इसी कारण विजय मजबूर हो गए थे उस पर हाथ उठाने को। कोई भी औलाद अपने पिता की बेइज्जती कैसे देख लेता, पर वो छुपा गई थी। आज सब याद आ रहा था। विजय बेहद याद आ रहे थे और घर भी। उसने अपना मोबाइल उठाया। विजय की ढेर सारी मिस कॉल पड़ी थी जिसे उसने गुस्से में नहीं उठाया था। आज हिम्मत करके कॉल की। दूसरी तरफ से विजय की आवाज आई। नीलम कोई ऐसा करता है क्या? मुझे माफ कर दो और घर लौटाओ। मुझे और इस घर को तुम्हारी जरूरत है। उसकी आवाज सुनकर नीलम की हिचकियां बंद गई। बहुत देर तक रोती रही। फिर आने का वादा करके फोन रख दिया। उसने फैसला ले लिया था, वो हवेली वाली अम्मा नहीं बनेगी। माँ, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। आप स्टोर में वापस सामान रखवा दीजिए। गर्व मिश्रित उसकी बात सुनकर माँ बोली, अरे तू वापस नहीं जाएगी? कभी नहीं। सोच ले फिर। मत कहना। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। नीलम उसे नहीं देख पाई। नहीं माँ, मैं जा रही हूँ अपने घर। वो मेरा घर है और अब कभी कुछ नहीं कहूंगी। वो मुस्कुराते हुए नहाने चल दी। करीब 2 घंटे बाद उसने स्टेशन के लिए कैब बुलाई। माँ ने ढेर सारी चीजें बांधी और सबसे मिलकर चल दी। 5 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि शायद उसका मोबाइल घर में ही छूट गया। वो वापस घर की तरफ बढ़ी। तभी अंदर से आती आवाजों ने उनके कदम रोक दिए। माँ और तीनों भाभी आंगन में बैठी हंस रही थी। छोटी भाभी बोली, मान गए आपको माँ क्या सबक सिखाया आपने नीलू दीदी को। और सबसे कठिन रोल तो पापा जी का था। बेचारे 2 दिन बिस्तर पर पड़े रहे। क्या करती मैं अगर उनका बस चलता तो अपनी लाडली को पहले ही दिन सब सच बता देते और वो कभी वापस नहीं जाती। इसलिए उनको दूर रखना ही ठीक था। मैं नीलम को जानती हूँ। वो जिद्दी है। जब तक उसे जगाने से कोई चीज न समझा दिखाओ समझती नहीं है। इसलिए मायके का ये रूप दिखाना जरूरी था। एक ही दिन में तो 2 किचन बनाना और तुम सबका इस तरह एक दूसरे से लड़ना भी तो हमारी योजना का हिस्सा ही था। पर बेचारी नीलम दी, हम सब ने उनके साथ सही नहीं किया। मंजली भाभी बोली, बच्चे जब छोटे होते हैं तो कड़वी दवा देने के लिए कभी कभी माँ को उसकी नाक भी दब बंद करनी होती है, पर वो उसके फायदे के लिए होती है। नीलम को राखी पर बुला लेंगे। अब उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है। वो ठीक से ससुराल में रहेगी। अगर उसे पहले समझाती तो वो मुझे ही दुश्मन समझती। पर अब सब ठीक है। पर एक बात तो समझ नहीं आई। अभी तो दूसरा ही दिन था। नीलम दीदी इतनी जल्दी कैसे चली गई? बड़ी भाभी ने बोला,
नीलम की आंखें छलक गई और उसे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था। पर उसके मायके में सब ठीक है, इस बात से उसे बहुत राहत मिली। तभी उसके पर्स के अंदर से मोबाइल बज उठा। यार नीलम, कितने बजे की ट्रेन है बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। जो भी अभी बता अभी जी अभी बताती हूँ, कहकर वो वापस कैब की तरफ अपने ससुराल के लिए चल पड़ी। हेलो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।